हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का रहने वाला है लेक्चर नंबर 39 ऑफ जी के पी वाई की सीरीज पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पे, अमंग द फॉलोइंग इन विच मटेरियल द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट, यानी कि जो साउंड की स्पीड है सबसे तेज किस में होगी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर भी यहाँ पे इसने दे रखा है। अच्छा, नॉर्मल अगर हम बात करें एयर में कितनी होती है, एयर में होती है 343 मीटर पर सेकेंड, है ना। मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। और स्पीड हमारी किस तरह की क्वांटिटी, अगर हम फिजिक्स में बात करें तो स्केलर है कि वेक्टर है। तो हमारी जो स्पीड होती है वो एस से स्पीड और एस से स्केलर होती है। लेकिन जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, ये तो गति हो गई, गति तो आपकी भाई स्केलर होती है, लेकिन जो वेलोसिटी वेग होगा वो आपका वेक्टर होगा। वी से वेलोसिटी एंड वी से वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है। एंड साउंड की अगर बात करें तो साउंड वेव्स किस तरह की वेव्स होती हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, यानी कि अनुदैर्ध्य। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, यानी कि इनका जो मीडियम का पार्टिकल होता है वो वाइब्रेट करता है पैरेलली इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी कि जो वेव, यानी कि जो आपकी हम बोल सकते हैं दिशा, वेव की जो दिशा, तरंग की जो दिशा है, उसी में ही उनके माध्यम के जो कण हैं वो कंपन करते हैं। दूसरे तरह की होती है, जैसे हम अगर हम बात करें लाइट वेव्स की, तो लाइट वेव्स कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती हैं, यानी कि अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं ये, और इनको जो है पोलराइज किया जा सकता है, ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं। और ये साउंड वेव्स ना तो इनका ध्रुवीकरण हो सकता है, ना पोलराइज हो सकती हैं ये, और ना ये निर्वात यानी कि वैक्यूम में ट्रैवल हो सकती हैं। अब बात क्या पूछ रहा है कि स्पीड हाईएस्ट किस में है। तो आप में से काफ़ी लोगों ने स्टील मार्क किया होगा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बट आंसर एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम, स्टील से भी ज़्यादा एल्यूमिनियम में स्पीड होती है। ठीक, स्टील से कुछ याद आया, पहला स्टील स्लैग अगर हम बात करें, एक तो रोड, तो वो तो गुजरात के सूरत में, लेकिन पहला स्टील स्लैग एक सेक्शन किसी नेशनल हाईवे में, तो वो NH 66 में बना। स्लैग क्या होता है, स्टील स्लैग, जो स्टील बनाने में जो एक बाई प्रोडक्ट बचता है उसको वे बोलते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो बॉक्साइट आपको इससे याद आना चाहिए, क्योंकि बॉक्साइट जो है और होती है एल्यूमिनियम की, और सबसे ज़्यादा बॉक्साइट ओवरऑल वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में उड़ीसा में देखने को मिलता है। बॉक्साइट अगर बात करें तो Al2O3 सॉरी Al2O3 डॉट, हाँ 2H2O इसका फॉर्मूला होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ठीक, बाकी इससे आप ये भी रिकॉल कर सकते हैं कि जो हमारी सीस्मिक वेव्स होती हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने सीस्मिक वेव्स कितने तरह की पढ़ी थी, हमने दो तरह की पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी सरफेस वेव्स और दूसरी पढ़ी थी बॉडी वेव्स। सरफेस वेव को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, पी वेव्स, एस वेव। पी वेव तीनों में ट्रैवल कर सकती हैं, एस वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकती हैं। स्पीड सॉलिड में ज़्यादा होती है, देन लिक्विड में, देन गैस में। ठीक है, और ये जो है रिजेंबल दी साउंड वेव्स, ये साउंड वेव को रिजेंबल करती हैं। ठीक है, दे आर द फर्स्ट टू रीच इन दी अर्थ सरफेस, या दे आर द फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सीस्मोग्राफ। बॉडी वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होती हैं। एस वेव का शैडो जोन सबसे बड़ा होता है, छाया क्षेत्र सबसे बड़ा होता है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये भी हमें इससे आप रिकॉल कर सकते हैं कि जहाँ पे भूकंप ओरिजिनेट होता है, सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट होती हैं, उसको एपी सेंटर बोलते हैं भूकंप का। जहाँ पे ये वेव सबसे पहले स्ट्राइक करती हैं अर्थ सरफेस पे, उसको सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, इसको बोलते हैं हाइपो सेंटर। और जहाँ पे सबसे पहले स्ट्राइक करती हैं उसको बोलते हैं एपी सेंटर। ठीक है, हाइपो सेंटर या फिर इसी को फोकस भी बोल देते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, यानी कि ये मैं बोल सकता हूँ कि भाई सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी पूछ रहा है हमसे ये। बिकॉज बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी में हम यही पढ़ते हैं कि तीन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं प्राइमरली। एक को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है टर्शरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। होते तो क्वाटर्नरी और क्वीनरी भी हैं, बट प्राइमरली तीन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में जो भी हमारी नेचर से डायरेक्टली जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, जैसे कि माइनिंग हो गया, ठीक है, कुछ भी माइनिंग करते हैं, जैसे कि फ़िशिंग हो गया, ये सारी, या फिर मान लो लकड़ी की कटाई वगैरह हो गई, ये सारी एक्टिविटीज़ जो नेचर से डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ होती हैं। इनको हम रेड कॉलर जॉब्स के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे इसको प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल देते हैं सिनोनिमसली, बट उसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं। सेकेंडरी सेक्टर को
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, जहाँ पे चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, चीज़ों का उत्पादन होता है। और किन चीज़ों का उत्पादन होता है? जो भी चीज़ें यहाँ से हमें मिली हैं, रॉ मटेरियल के तौर पे एक्ट करती हैं, वो चीज़ें जो प्राइमरी सेक्टर से मिली हैं। देन उसकी की जाती है प्रोसेसिंग, और उसको एक फाइनल प्रोडक्ट में बनाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वीट है, गेहूं है, तो गेहूं का उत्पादन प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर है ना। देन उसकी प्रोसेसिंग हुई, किसी बिस्किट फैक्ट्री में बिस्किट बना, मैन्युफैक्चरिंग हुई, सेकेंडरी सेक्टर। देन उसकी उस बिस्किट की एडवर्टीज़ हो रही है, तो उसको हम टर्शरी सेक्टर में रखेंगे। इसको हम सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, सर्विस सेक्टर। हेल्थ जो आपका सेक्टर होता है वो भी सर्विस सेक्टर में आता है। ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर होता है वो भी टर्शरी सेक्टर में आता है। नहीं, जो भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर होगा वो भी आपका टर्शरी सेक्टर में आएगा। तो जो भी चीज़ें जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ these all activities which are in the tertiary sector are intangible in nature। उनको आप टच नहीं कर सकते हैं, इनको आप टच कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे सही आंसर होगा पेपर मेड फ्रॉम वुड। इट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। जो वुड बना होगा, वुड एक रॉ मटेरियल के तौर पे एक्ट किया पेपर के लिए, जो कि प्राइमरी सेक्टर से मिला होगा। यार्न मेड फ्रॉम कॉटन, यार्न जो है के लिए कॉटन ने रॉ प्रोडक्ट की तरह, रॉ मटेरियल की तरह एक्ट किया। और कॉटन जो है, जो उसका प्रोडक्शन हुआ होगा प्राइमरी सेक्टर के तहत हुआ होगा। कॉटन से याद आना चाहिए कि 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। एंड कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल होती है ब्लैक सॉइल, ऑल्सो नोन एज रेगर, इम्परमिएबल, सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, वॉल्केनिक इन ओरिजिन। ठीक है। एंड कॉटन की अगर बात करें तो इसको कॉटन जो है, इससे आपका जो सिल्वर रेवोल्यूशन है वो एसोसिएटेड है। ठीक है, मतलब एक नॉट सिल्वर रेवोल्यूशन, इसको सिल्वर फाइबर के नाम से जानते हैं। जो हमारा जो गोल्डन फाइबर होता है वो जूट होता है। शुगर और पहली कॉटन मिल की अगर बात करें, जरा बताइए, फर्स्ट कॉटन मिल कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी? शुगर मेड फ्रॉम शुगर केन, ये भी होगा। शुगर केन एक प्राइमरी सेक्टर से मिला होगा, एग्रीकल्चर से। शुगर केन से अच्छा आपको कुछ चीज़ें याद आनी चाहिए कि जो हम इथाइल अल्कोहल जो बनाते हैं, यानी कि जो अल्कोहल है वो शुगर केन के बाई प्रोडक्ट से बनाया जाता है। इसी का मतलब, जो शुगर केन से शुगर बनाते हैं तो एक और बाई प्रोडक्ट निकलता है मोलासेस। इसमें भी न्यूट्रिशनल चीज़ें होती हैं। गाढ़े कलर का होता है, काले कलर का गाढ़ा सा होता है, काफ़ी विस्कस ये होता है। विस्कस का मतलब है कि काफ़ी गाढ़ा होता है, और ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाई प्रोडक्ट ही होता है जब ये शुगर केन बनता है, शुगर बनती फ्रॉम दी शुगर केन। हु एक्सप्लेन। और लेकिन जो इथाइल अल्कोहल बनाते हैं वो फर्मेंटेशन से बनाते हैं। जब शुगर केन जूस का फर्मेंटेशन करवाते हैं, एक तरह से सड़ाते हैं, तो उसको इथाइल अल्कोहल वहाँ से प्रोड्यूस होता है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर किसने एक्सप्लेन किया था? प्रोटीन की संरचना की व्याख्या किसने की थी? एमिल फिशर, पॉलिंग एंड कोरे, जॉनसन एंड क्रिस्टे, या फिर आर.एफ. रोज ने? तो ये करी थी पॉलिंग एंड कोरे। ठीक है, पॉलिंग एंड कोरे ने इसकी एक तरह से स्ट्रक्चर बताया था प्रोटीन का। एंड प्रोटीन से याद आना चाहिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें कार्ब्स की, अगर हम बात करें फैट्स की, तो ये एनर्जी देने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? एनर्जी देने का काम करते हैं। बट जो प्रोटीन होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे एक्ट करते हैं। प्रोटीन की अगर बात करें तो ये अमीनो एसिड्स में टूटते हैं। ठीक है, यानी अमीनो एसिड इनके एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। प्रोटीन के खुद के खुद के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं ये। अब अमीनो एसिड प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कहाँ कहाँ टूटता है, कौन कौन सा हमारा एंजाइम होता है जो तोड़ता है इसको? तो एक तो एंजाइम होता है हमारा पेप्सिन, और इसका भाई ट्रिप्सिन। पेप्सिन की अगर बात करें तो ये एसिडिक मीडियम में ही फंक्शन कर सकता है। ट्रिप्सिन की अगर बात करें तो ये बेसिक मीडियम में ही फंक्शन कर सकता है। एसिडिक मीडियम इसको प्रोवाइड करता है गैस्ट्रिक जूस जिसमें कि हमारा होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका कि pH वैल्यू होता है 1.6 पावर ऑफ हाइड्रोजन। P का मतलब पोटेंस भी होता है जर्मन लैंग्वेज में, तो 1.6 होता है उसका। तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया। ये बेसिक मीडियम में फंक्शन करता है। इसको बेसिक मीडियम देता कौन है? ये यकृत का जूस देता है। पैनक्रियाटिक जो जूस होता है जिसमें कि ट्रिप्सन होता है, जिसमें कि आपका लाइपेस होता है। लाइपेस फैट को फैटी एसिड में ब्रेक करता है। ठीक है, और ये जो ट्रिप्सिन होता है ये प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक करता है। तो पेप्सिन ट्रिप्सिन काम सेम है, बट फंक्शन डिफरेंट मीडियम में करते हैं ये दोनों लोग। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे प्रोटीन का ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज़ होती है? क्वाशियोरकर। और अगर और भी चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाए, कार्ब्स, फैट्स, इन सब की, तो मेरास्मस बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, फैट फैटी एसिड में ब्रेक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक होते हैं, जरा कमेंट में आप ये बताएंगे। और फैट को फैटी एसिड्स में ब्रेक करने का काम कौन करता है? अभी तो मैंने एक टर्म लिया लाइपेज, ठीक है। एक तुमने सुना होगा बाइल जूस भी। बाइल जूस जिसको कि कौन फेंक के मारता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, ये फेंक के मारता है लिवर, जो कि सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी ह्यूमन बॉडी की। ग्लैंड दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। लिवर जो है ना सिर्फ ये एक बाह्यस्रावी ग्रंथ है बल्कि सबसे बड़ा ग्रंथि भी है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों में लिवर ही आता है। एक्सोक्राइन क्या होते हैं? वो एंजाइम सेक्रीट करते हैं। बाइल जूस एक एंजाइम है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब बाइल जूस क्या करता है? एक तो बेसिक बनाता है मीडियम को, सो दैट ट्रिप्सिन भैया काम कर सके अपना ढंग से। और बाइल जूस का क्या करता है? बाइल जूस जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी करता है। जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको तोड़ने का, इन द छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स, काम होता है बाइल जूस का। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है? थायराइड ग्लैंड, जो गले में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज, और ये जो इमल्सिफिकेशन हो गया फैट को, इसको फर्दर फैटी एसिड में ब्रेक करने का काम लाइपेज का होता है, जो कि पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा होता है। और बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है? ये गाल में है ना, गाल में भर के रखता है। कौन? गॉल ब्लैडर। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर को कुछ बोलते हैं हिंदी में, नाम याद नहीं आ रहा। बाइल जूस पता नहीं यार, नाम याद नहीं आ रहा, कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर द अल्डिहाइड ग्रुप? अल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मैंने आपको प्रीफिक्स और सफिक्स बताए थे। कैसे? कि एक कार्बन है तो प्रीफिक्स यूज़ होता है मिथ, अगर दो कार्बन होते हैं तो प्रीफिक्स यूज़ होता है इथ, अगर तीन होते हैं तो प्रॉप, चार होते हैं तो ब्यूट, पाँच होता है तो पेंट, छः हेक्स, सात हेप्ट, और आठ ऑक्टा, एन, नौ नॉन नोना, और 10 डेका। इस तरह से हमने पढ़े थे, वो प्रीफिक्स होते हैं। और अब मैंने आपको सफिक्स भी बताए थे। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है। COOH ये ओइक एसिड होता है। OH जो होता है ये अल्कोहल होता है, नहीं ओल होता है, ये अल्कोहल होता है, ठीक है। CHO आपका एल्डिहाइड होता है। जब हम मतलब एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट करवा देते हैं तो क्या हो जाता है? पानी निकल जाता है, ठीक है। और क्या बन जाता है? COOR। इसको बोलते हैं ईस्टर, इसको बोलते हैं ईस्टर। क्या होता है? COOR। लेकिन अगर ROR पूछ ले, ये क्या होता है? ये होता है ईथर। और जो ईस्टर होते हैं ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। और वहीं अगर बात करें COO, तो ये होता है कीटो ग्रुप, कीटोन होता है। तो इसका जो सफिक्स यूज होता है वो ओन होता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ कीटोन। आगे बढ़ते हैं। द एग्रीकल्चर लैंड बिलो द मेन कैनाल लेवल फॉर्म्स द डैश। मुख्य नहर के जल स्तर के नीचे की कृषि भूमि डैश बनाती है। कमांड एरिया, लिफ्ट सिस्टम, फ्लो सिस्टम, या फिर वेयरबंदी। तो एग्रीकल्चरल लैंड बिलो दी मेन कैनाल, और ये इस तरह से, ये मेन कैनाल आपका बह रहा है और ये नीचे थोड़ा सा, इसके लेवल से एग्रीकल्चरल फील्ड नीचे है थोड़ा सा, सो दैट प्रॉपर तरीके से इरिगेशन इसका किया जा सके। इसको कमांड एरिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, एग्रीकल्चरल लैंड से आपको वो याद नहीं आ रहा जो हम लोगों ने अकबर के रिगार्डिंग पढ़ा था, कि अकबर के टाइम पे जो लैंड थी वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी। एक थी पोलाज, जो सबसे अच्छी लैंड थी। दूसरी थी पनौती, नहीं परौली, ठीक है, परौती, ठीक है। और तीसरी थी चाचर, और आखिरी थी, चौथी थी बंजर। ये 4 कैटेगरी में। और इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे राजा टोडरमल, किसके? अकबर के, उन्होंने इसको क्लासीफाई करने के लिए बोला था इनको। एंड पोलाज की अगर बात करें तो ये वो वाली लैंड है विच इज़ नेवर लेफ्ट फैलो, यानी खाली नहीं छोड़ी जाती कभी। ये 1 से 2 साल तक के लिए खाली पड़ी है, ये 5 साल से ज़्यादा तक के लिए खाली पड़ी है, इसको छोड़ दिया गया, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, बंजर है ये, ठीक। एंड ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि ये मल्चिंग क्या होती है। मल्चिंग हम इसलिए करते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो हम सॉइल के ऊपर डाल देते हैं। जैसे जो क्रॉप का रेजिड्यू हो गया, जो कि पराली बोलते हैं जिसको, है ना, जब मतलब धान की फसल कटी तो उसके बाद जो रेजिड्यू बचता है क्रॉप का, पराली बोलते हैं उसको। तो उसको मान लो बिछा दिया तो उससे सॉइल का मॉइस्चर रिटेन रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एज मल्चिंग। शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं? शेल्टर बेल्ट भी सॉइल की हेल्थ, सॉइल हेल्थ तो नहीं, ये हेल्थ सॉइल की अच्छी करने में या फिर बेकार ना हो इसलिए होता है। शेल्टर बेल्ट सॉइल बची रहे, यानी कि सॉइल इरोजन को रोकता है। जहाँ बड़े 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 इस तरह से हम पेड़ लगा देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज शेल्टर बेल्ट। इज दैट क्लियर? और हम कॉन्टूअर बंडिंग भी करते हैं
सॉइल इरोजन को रोकने के लिए कॉन्टूर बंडिंग या फिर कॉन्टूर प्लॉइंग, जहाँ पे हम बैरियर्स रख देते हैं ताकि अगर मान लो कि एकदम रेनफॉल हो तो भाई एक शीट इरोजन ना हो, शीट मतलब पूरी टॉप सॉइल ना चली जाए, इसलिए वो कर देते हैं। गली इरोजन के लिए कौन सी फेमस है? रिवर चंबल, बैड लाइन टपोग्राफी क्रिएट करती है, रेवाइंस क्रिएट करती है, राइट। एंड हम लोग टेरेस फार्मिंग भी करते हैं। टेरेस फार्मिंग असम वगैरह में अगर आप देखें हाईली एरियाज में, तो टेरेस में इसमें जैसे फार्मिंग कर लिया, इसमें फार्मिंग कर लिया, अगेन ये भी सॉइल इरोजन को रोकने के लिए ही करते हैं, ठीक है। और भी कुछ याद आ रहा तो रुको, हाँ ठीक है। इरिगेशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। इरिगेशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे एक होता है ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल भी होता है, ड्रिप भी होता है, जहाँ पे इस तरह से मान लो कि पाइप बिछा दिए और एकदम रूट्स में ही छेद कर दिए, सो दैट रूट में धीरे धीरे एक एक बूंद ड्रिप होती रहे, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिप इरिगेशन। ये वाटर सेविंग के लिए और सॉइल हेल्थ दोनों के लिए अच्छा होता है। एज पर आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु अमंग द फॉलोइंग शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सेसिव एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पास एंड ड्यूटीज ऑफ हिज हर ऑफिस। यानी कि अनुच्छेद 361 के तहत एक तरह से सिंपली पूछ रहा भाई किसको इम्यूनिटीज़ मिले हुए हैं कि अपने कार्यालय की शक्तियों करते हुए कुछ भी करे, वो आंसरेबल नहीं होगा किसी भी कोर्ट में। सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या फिर गवर्नर, ये मिलता है गवर्नर और प्रेसिडेंट, एक तरह से जो राज्य प्रमुख होते हैं, ये राज्य प्रमुख हैं, ये राज्य प्रमुख हैं, ये ठीक है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ द कंट्री है, गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट है। इन लोगों को इम्यूनिटी मिली, कैसी इम्यूनिटी मिली हुई, कैसे प्रिविलेजेस मिले हुए इन लोगों को कि भाई एक अब पहली बात तो ये कि किसी भी कोर्ट में इन्होंने क्या कहा क्या नहीं उसके लिए आंसरेबल नहीं होगा। जो भी इन्होंने कहा कि भाई तुमने ऐसा किया तो क्यों किया, तुम ऑर्डिनेंस क्यों लाया, तुमने इसको क्षमादान क्यों दिया, है पता है ना, पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट का आर्टिकल 72 और गवर्नर का आर्टिकल 161 में। ऑर्डिनेंस लाते हैं आप प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 और गवर्नर आर्टिकल 213, तो दे आर नॉट आंसरेबल फॉर एनीथिंग एंड इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती है इनके ऑफिस में रहते हुए। और अगर आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती है और अगर आपको सिविल प्रोसीडिंग चलानी, सिविल और क्रिमिनल में अंतर क्या होता है, सिविल प्रोसीडिंग चलानी है तो 2 महीने का एटलीस्ट पहले नोटिस देना होगा। क्रिमिनल आपने मर्डर कर दिया, चोरी कर दी, ठीक है, ये सब होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है। थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, ये सब क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आएगा। आपने टैक्स की चोरी करी है, अब मैरिज डाइवोर्स का कोई केस है, प्रॉपर्टी का कोई केस है, तो वो सिविल प्रोसीडिंग में आता है। इसी तरह हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, यानी जो हमारे सांसद और विधायक लोग होते हैं, अगर हम यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अगर बात करें, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिले होते हैं उन लोगों को। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। ये इन लोगों को जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को आर्टिकल 361 के तहत मिले हुए हैं, ऐसे इन लोगों को आर्टिकल नंबर 105 के तहत मिले हुए हैं कि ये लोग कुछ भी ये लोग पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं, दे आर नॉट आंसरेबल फॉर दैट थिंग इन एनी कोर्ट। यानी इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सर फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आर्टिकल नंबर 19 में भी है, तो ऐसे तो फिर वो प्रिविलेज हमको भी है, अलग है दोनों, इसमें प्रिविलेज और इसमें प्रिविलेज अलग है। आर्टिकल नंबर 19(1) में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसमें इनमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं सर, इसमें उचित प्रतिबंध लगे हुए हैं कि भाई बोल तो सकते हो लेकिन किसी को ऐसा नहीं गरिया डाले हैं कि सारे मोदी चोर हैं ये सब नहीं बोल सकते, नहीं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, बिकॉज उचित प्रतिबंध लगे हुए हैं। वहीं आर्टिकल 105 एक तरह से एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिली हुई, कुछ भी बोलिए। और अगर आपने मतलब कुछ ऐसा अंडसंड बोला तो आपने सुना होगा कि भाई कोर्ट ने निष्कासित, सॉरी कोर्ट बोल रहा हूँ, हाउस ने इनको निष्कासित कर दिया 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, या फिर इस सत्र के लिए, सुना होगा आपने। तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी जो होगा उस सदन का, लोकसभा केस में स्पीकर, राज्यसभा केस में चेयरमैन, वो उनको उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, ना कि कोर्ट, ठीक है। तो इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। इनको सिविल प्रोसीडिंग में इम्यूनिटी मिली होती है, क्रिमिनल में नहीं। क्रिमिनल में मिली इन लोगों को, प्रेसिडेंट और गवर्नर को। सिविल प्रोसीडिंग में इन लोगों को मिली है, किन लोगों को, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। सेम गोज विद एमएलए, बस आर्टिकल डिफरेंट हो जाएगा। सिविल प्रोसीडिंग की अगर बात करें तो जब भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो सिविल प्रोसीडिंग के खिलाफ चलाई नहीं जा सकती है ड्यूरिंग द सेशन, जब सत्र चल रहा हो, बिकॉज हमें पता है कितने से सत्र होते हैं, 3 होते हैं, मिनिमम 2 तो होने ही पड़ेंगे। यानी कि 2 सत्रों के बीच में जो मैक्सिमम गैप है वो मैक्सिमम 6 महीने का हो सकता है। यानी मिनिमम हर साल 2 सत्र तो होंगे ही और मैक्सिमम 3। तो सत्र के दौरान इनकी अरेस्ट नहीं हो सकती, 40 दिन पहले सत्र शुरू होने से और 40 दिन बाद सत्र खत्म होने के अरेस्ट इनकी नहीं हो सकती सिविल प्रोसीडिंग में। तो ये इनको इम्यूनिटी मिली हुई है,
ठीक है। तो जो आपका एक तरह से हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट है, इसकी खुद की प्रिविलेज है, और ये तो इंडिविजुअल प्रिविलेज इन लोगों को मिली हुई, कलेक्टिव प्रिविलेज भी है कि अगर हाउस ने कुछ कहा और मान लो सीक्रेट मीटिंग रखी तो उसको मीडिया पब्लिश नहीं कर सकता है इनकी परमिशन के बिना। तो ये इनकी कलेक्टिव प्रिविलेजेस होती हैं, विशेष अधिकार होता है। ठीक है। When was the first weightlifting championship organized by the World Weightlifting Federation in London, that is UK? विश्व भारोत्तोलन महासंघ द्वारा लंदन यूके में पहली बार विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? 1991 मार्च में, 1891 मार्च में, 2000 मार्च में, या फिर मार्च 1895 में? सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, मार्च 1891 में पहली वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी। वेट लिफ्टिंग से ही हमारी कर्नम मल्लेश्वरी जी थी, जिन्होंने भारत जो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था सन 2000 में, सिडनी ओलंपिक में जीता था इन्होंने। ठीक है। पहले इंडिविजुअल जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता वो अभिनव बिंद्रा इन दी बीजिंग ओलंपिक्स। ठीक है। एंड पहली विमेन जिन्होंने 2 मेडल लाए ओलंपिक्स में, पीवी सिंधु, रियो ओलंपिक्स में सिल्वर और टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज। अगर हम बात करें जैसे ये पहला वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 1891 में हुआ, लिखूंगा नहीं, एकदम आंख बंद करके रिवाइज करना क्योंकि कितनी बार कर चुके हैं। 1896 पहले ओलंपिक्स ग्रीस एथेंस में, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 हैमिल्टन कनाडा में, पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में ही हुआ यूरुग्वे में, जीता भी यूरुग्वे ने जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप विमेंस का 1973 में, मेन का 1975 में। ठीक। एंड पहला विंटर ओलंपिक गेम्स 1924 चैमनिक्स फ्रांस में, पहला समर यूथ ओलंपिक गेम्स 2010 सिंगापुर में, पहला विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स 2012 में इंसबर्ग ऑस्ट्रिया में। ख़त्म। आगे, आइडेंटिफाई द पिगमेंट दैट गिव्स द ब्लड इट्स कलर। उस वर्ण की पहचान करें जो रक्त का उसको रंग देता है। रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन देता है। हीम नाम का उसमें एक कंपाउंड देखने को मिलता है जो इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है, वो आयरन की वजह से होता है। लाल जो मिट्टी होती है लाल क्यों होती है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। मंगल जो ग्रह है वो लाल क्यों है? मार्स रेड प्लैनेट क्यों है? बिकॉज इसमें आयरन ऑक्साइड है। ये लाल क्यों चल रहा है मार्कर? क्योंकि इसमें आयरन है। ठीक है। जैंथोफिल की अगर बात करें तो जैंथोफिल येलो पिगमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। येलो कलर प्रोवाइड करता है, जैसे कद्दू हो गया, पंपकिन को हो गया, ठीक है, कैरेट को हो गया। तो ये जैंथोफिल का काम होता है। ठीक है। अब ये जैंथोफिल किसका पार्ट होता है? ये प्लास्टिड का पार्ट होता है। ठीक है। प्लास्टिड किसका पार्ट होता है? प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनल है सेल के अंदर, जो कि सिर्फ प्लांट्स में ही देखने को मिलता है, एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलता है। 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्लांट्स के पास तो हैं लेकिन एनिमल्स के सेल के पास नहीं है। एक तो सेल वॉल हो गई जो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की बनी होती है। और दूसरा होता है हमारा प्लास्टिड। और एक चीज़ और पता होना चाहिए कि प्लास्टिड और किसके पास? प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो प्लास्टिड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो क्लोरोफिल होता है, दूसरा होता है क्लोरोफिल हो गया, सॉरी क्लोरोफिल बोल रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो 3 तरह के प्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये खाना बनाने में हेल्प करता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। ग्रीन कलर क्लोरोफिल ही प्रोवाइड करता है, जैसे कि खून को लाल कलर हीमोग्लोबिन, वैसे क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। और जिस तरह हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जो रेड कलर देता है, वैसे इसमें क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम जो इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। मैग्नीशियम जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल है, दैट मीन्स वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है बताइए कॉमेंट में। तो यहाँ पे जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे कि जैंथोफिल कलर प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे ही होता है लाइकोपिन ये लाल कलर प्रोवाइड करता है, ये रेड कलर प्रोवाइड करता है। जैसे कि जो हमारे टमाटर होते हैं वो लाल क्यों होते हैं? क्योंकि लाइकोपिन की वजह से। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट भी 3 तरह का होता है। एक होता है एमाइलोप्लास्ट, एक होता है एल्यूरोप्लास्ट और तीसरा होता है इलाइयोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोरेज का, संग्रहण का काम होता है इसका। क्या स्टोर करता है? अमाइलो जो होता है ये स्टोर करता है कार्ब्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को। एल्यूरो करता है प्रोटीन को। ठीक। और इलाइयो करता है फैट्स एंड लिपिड का। ऐसे याद कर लो कि लाई तो सुने होगे ना, वो लाई है ना, लाई चना ये सब खाते होगे। तो लाई में क्या होता है? फैट होता है, ऐसे करके याद कर लो। तो फैट्स एंड लिपिड को स्टोर करने का काम ल्यूकोप्लास्ट का होता है। खत्म। आगे बढ़ते हैं। जब चारकुट फेस्टिवल इज प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन,
चपचारकूट उत्सव कहाँ मुख्य रूप से मनाया जाता है? मुख्य रूप से मनाया तो अब जैसे छऊ है तो छऊ बिहार में भी होता है, छऊ उड़ीसा में भी होता है, छऊ झारखंड में भी होता है, छऊ वेस्ट बंगाल में भी होता है, लेकिन मेनली कहाँ मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे चपचारकूट है मेनली मनाया जाता है चपचारकूट मिजोरम में, ऑप्शन नंबर थर्ड है। जैसे एक मीमकुट भी होता है, मीमकुट भी होता है मिजोरम में, मीमकुट भी होता है मिजोरम में, मीमकुट नागालैंड में भी होता है। ठीक, तो चपचारकूट मेनली कहाँ होता है? मिजोरम में होता है। अच्छा, नागालैंड के फेस्टिवल जल्दी से रिकॉल करो, जल्दी से, बहुत तेजी के साथ। कौन सा होता है? एक तो हॉर्नबिल होता है, दिसंबर के पहले हफ्ते में होता है, 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में हॉर्नबिल हो गया। आओलियांग, आओलियांग, ठीक है, ये कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है जल्दी से बताएंगे? सेक्रेनी फेस्टिवल होता है। ठीक है, मोत्सू याद करो, ये कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है? मोत्सू हैं, जल्दी से। और ठीक है, पहले ठीक, मोत्सू की अगर बात करें तो आओ ट्राइब इसको मनाती है। सेक्रेनी की बात करें, ये इसको मनाती है अंगामी ट्राइब। ठीक है, अंगामी करके जो ट्राइब है वो मनाती है। हॉर्नबिल हो गया, ओलियांग हो गया, सेक्रेनी हो गया, मोत्सू हो गया। ठीक, अब आते हैं किस पे? दूसरा स्टेट कौन सा है? मेघालय पे आ जाते हैं। तो मेघालय तो यार आपको रटा हुआ होगा ना, गारो खासी जयंतिया, गारो मनाती है वंगाला, गारो ट्राइब मनाती है वंगाला, खासी मनाती है बैदिन खलाम, और सॉरी खासी 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 तो खासी तो नोंगक्रेम, ठीक है, खासी नोंगक्रेम, और जो जयंतिया है वो बैदिन खलाम। सारी चीज़ें कर चुके हैं, और एक बार नहीं कम से कम 5-6 बार कर चुके हैं इसको। फिर अगर हम बात करें मिज़ोरम की, तो मिज़ोरम में जैसे आपका चपचारकुट हो गया, मीमकुट हो गया, ये होते हैं। और मणिपुर में अगर बात करें तो गंग नगाई, लू नगाई यानी नगाई अगर बाद में लगा हुआ है तो मणिपुर का होगा वो याओसांग। ठीक है, याओसांग। अच्छा, जो लाहो होता है, लाहो, ये एक डांस होता है, कहाँ का? मेघालय का, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10th। व्हेन डिड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड, खत्म कब हुआ था? तो 5 ईयर प्लान पहला वाला हैराडोमर मॉडल 1951 से लेकर 1956 तक, यूएसएसआर से इंस्पायर्ड था, एग्रीकल्चर पे फोकस किया था, 3 डैम सेटअप किए थे, सबसे बड़ा भाखड़ा नंगल, सबसे लंबा हीराकुड और कृष्णराज सागर डैम। कहाँ पे जरा कमेंट में आप बताएंगे। ठीक है, सॉरी, नागार्जुन डैम, नॉट कृष्णराज सागर, नागार्जुन डैम। ठीक है, तो अगर बात करें 5 ईयर प्लान कब खत्म हुआ था, तो 1956 में तो हुआ था, बट किस महीने में हुआ था? तो मार्च के महीने में हुआ था। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही आंसर होगा। सेकंड 5 ईयर प्लान ये भी मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं, तो आई थिंक अब रिवाइज भी करना मतलब टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इतनी बार कर चुके हैं उसको। ठीक है, तो आप रिवाइज करिएगा आपके दिमाग में, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या बताया था, फोर्थ में क्या था, फिफ्थ में क्या था, सिक्स्थ में क्या था, सेवन्थ में क्या था। जिसमें भी ना याद आए तो उसमें फिर अपने नोट्स खोल के देखना है, फिर गूगल सर्च मारना कि इसमें से मैं क्या चीज़ मिस कर रहा हूँ। गूगल सर्च मारोगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन वही है कि नोट्स अगर आपने एक जगह कहीं इकट्ठे कर रखे होंगे, जैसे 5 ईयर प्लान कहाँ पे एक जगह, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से, क्योंकि वो मैं आपको जो भी चीज़ बताता हूँ तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है, गूगल सर्च मारेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, 11th नंबर है, हु वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द 4 सन्स ऑफ बाबर? तो बाबर के 4 बेटे थे। बाबर का ओरिजिनल नेम क्या था? तो बाबर का ओरिजिनल नेम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, तो इसके 4 बेटे थे, नाम ऑप्शंस में लिखे हुए, अस्करी, हुमायूं, हिंडल और कामरान। इसमें से सबसे बड़ा था हुमायूं, ऑप्शन नंबर सेकंड, तभी इसको कमान गई हुमायूं को। और हुमायूं ने काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया अपने ब्रदर्स अस्करी, हिंडल और कामरान ने, लेकिन वो धोखेबाज टाइप निकले, जिसकी वजह से हुमायूं को शेर शाह सूरी के हाथों जो है डिफीट फेस करनी पड़ी। शेर शाह सूरी एक अफ़गान था जो कि बिहार वाले ईस्टर्न इंडिया जो पार्ट है वहाँ पर रूल कर रहा था ये। ठीक है, इसका फादर एक ज़मींदार था शेर शाह सूरी का, और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 2 बैटल्स में हराया। पहला तो था चौसा और दूसरा था कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ कन्नौज को बैटल ऑफ बिलीग्राम के नाम से भी जानते हैं। बैटल ऑफ चौसा 1539 1539 में हुआ, और ये 1540 में हुआ था। ठीक, अगर हम बात करें शेर शाह सूरी की, तो इसने एक जीटी रोड बनवाई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, जो कि चिटगांग, जो कि बांग्लादेश में से लेकर काबुल अफगानिस्तान तक रन करती है। सासाराम बिहार में इसका मसौलियम में समाधि स्थल है। डेथ तो इसकी कलिंजर के फोर्ट में हुई थी, बट इसका जो मसौलियम है वो सासाराम बिहार में। इसी ने ही जो रुपया करके करेंसी चलाई थी, रुपया। ठीक है, टॉकिंग अबाउट बाबर, तो बाबर ने 4 इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़े इंडिया में, और जिसको हम याद करते हैं इस तरह से कि पानी पिया है ना, खाना खाया, चंदा लेके घर को निकला। ठीक है, चंदा लेके घर घर को तो घाघरा। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का पहला वाला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था। चारों में ही बाबर की जीत हुई थी, और इसके थ्रू ही मुगल वंश की स्थापना होती है 1526 में। एंड अगर हम बात करें तो यहीं पे ही उसने गन पाउडर का सबसे पहले यूज़ किया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहला इसी बैटल में यूज़ हुआ था, बाबर ने यूज़ किया था गन पाउडर का, और इसने इसी बैटल में जो तुगलमा फॉर्मेशन होता है उसका यूज़ किया था। तुगलमा फॉर्मेशन मैंने आपको पीवाई की सीरीज़ में तो नहीं, बैच में समझाया था इस तरह से कि किस तरह, तो समझने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बस आप रट्टा मारो जिंदाबाद, है ना, कि किस तरह से मतलब
साइड से फोर्सेस भेज दी जाती हैं तुगलमा फॉर्मेशन में। बैटल ऑफ खानवा की अगर बात करें तो ये याद नहीं करना ईयर, एक याद कर लो 1526 दिन, 1527 दिन, 1528 दिन, 1529 ईयर दिन आपको याद नहीं करना, ये याद कर लो किसको डिफीट किया था। तो यहाँ पे राणा सांगा को डिफीट किया था, यहाँ पे मेदिनी राय को डिफीट किया था, और यहाँ पे अफगान्स को डिफीट किया था इसने, ठीक है, दौलत खान लोधी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर होगा हुमायूं, ठीक है। आगे बढ़ते और इसकी बाबर की बायोग्राफी की अगर बात करें तो इसकी बायोग्राफी का नाम क्या, तुजुके बाबरी, मतलब ये ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी थी इसने, तुजुके बाबरी, बट ये टर्किश लैंग्वेज में थी। टर्किश, ये जो हमारे मुगल थे ये टर्किश थे। टर्किश मतलब मैं बार बार रिपीट करता हूँ, टर्की से नहीं, तुर्कमेनिस्तान से थी है। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल आप कमेंट में बताएंगे। तो तुजुके बाबरी इसकी ऑटोबायोग्राफी थी, जिसको कि बाद में पर्शियन में ट्रांसलेट करने का काम किसने किया था, पर्शियन में ट्रांसलेट किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने, जो कि अब्दुल रहीम खाने खाना जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था। और पर्शियन लैंग्वेज आपको करंट अफेयर्स में पता होना चाहिए कि ये हमारी एक नई क्लासिकल लैंग्वेज बन गई। अभी तक टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, शास्त्रीय भाषाएं थी भारत में, बट अभी 9 हो चुकी हैं, पाली, प्राकृत और पर्शियन। इन तीनों को जो है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस इंडिया में मिल चुका है according to the National Education Policy of 2020. Identify the group of major jute producing states of India. भारत के प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों के समूह की पहचान करें। और एक चीज़ और याद जो आ रही मेरे, हुमायूं नामा किसने लिखी थी, जो हुमायूं की बायोग्राफी थी, ये गुलबदन बेगम जो इसकी सिस्टर थी उसने लिखा था। हुमायूं का टूम लोकेटेड है दिल्ली में, और ये 4 बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ है। ना सिर्फ ये बल्कि बहुत सारे हमारे ताजमहल हो गया, जितने भी ज़्यादातर मुगल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेंगे वो 4 बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मिले हैं। इस तरह से निकलता है, ये रोड निकलती है, फिर नदी निकलती है, और यहाँ पे 4 बाग निकल के आते हैं, ठीक है। डबल डोम स्ट्रक्चर कौन लेके आया था, लोधी डायनेस्टी लेके आई थी, ठीक है। बहलोल लोधी फाउंडर था, सिकंदर लोधी, गुलरुखी पेन, है ना, याद आनी चाहिए सारी चीज़ें आपको कि क्या क्या थी वो चीज़ें। सिकंदर लोधी, गुलरुखी जो उसकी पोएम्स का कलेक्शन था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो भाई जूट का नाम आए और वेस्ट बंगाल ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल नहीं है ना। ईस्टर्न स्टेट हमारे सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, ठीक है। ईस्टर्न स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब की अगर बात कर लें तो ये कॉटन प्रोड्यूसिंग में आते हैं। जूट की अगर बात करें तो गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। और पहली जूट मिल की अगर बात करें, अच्छा मैंने पीछे आपसे पूछा था पहली कॉटन मिल, है ना, पहले ही क्वेश्चन मैंने शायद पूछा था। तो पहली कॉटन मिल सेटअप हुई थी 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में, है ना। फोर्ट ग्लोस्टर कैलकाटा में सेटअप तो हुई थी, मैंने आपको बताया भी था, पहले भी देख चुके हैं, बट सक्सेसफुल नहीं रही थी। देन 1854 में 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग जो मिल है वो सेटअप हुई, जो कि सक्सेसफुल रही बॉम्बे में। फिर अगर हम बात करें पहली जूट मिल, तो ये एकलैंड मिल थी, एकलैंड मिल इसका नाम था, जो कि सेटअप कहाँ पे हुई थी, रिसरा जो है, रिसरा वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे सेटअप हुई थी 1855 में, 1855 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूट इंडिया जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है, लेकिन अगर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर पूछ लेगा तो बांग्लादेश है। कौन सा कंट्री है? बांग्लादेश है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जबरन श्रम पर रोक लगाता है? 21 है, 23 है, 20 है या फिर 22 है? तो भाई 21 तो बात करता है राइट टू लाइफ की। पहली बात तो है क्या, फंडामेंटल राइट से मौलिक अधिकार है, यूएसए। 12 से 35 जस्टिसिएबल, 6 हैं, संविधान बना था तो 7 थे, हटा कौन सा था, संपत्ति का अधिकार बाय द 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978, जो अभी लीगल राइट है आर्टिकल 300A के तहत, एक विधिक अधिकार है। तो अगर 21 की बात करें तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, जीवन के अधिकार। ये है आपका राइट 23 जो कि फोर्स लेबर, जिसको कि बेगारी भी बोलते हैं, बलात् श्रम बोलते हैं, वो 23 रोकता है। 24 अगर बात करें तो ये चाइल्ड लेबर रोकता है, बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जा सकती जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं। नॉन स्कूल आवर्स में नॉन हजार्डस वर्क कर सकते हैं ये भी, लेकिन हजार्डस वर्क प्रोहिबिटेड है। और नॉन हजार्डस ड्यूरिंग स्कूल आवर्स वो भी प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो 23 और 24 को कलेक्टिवली बोलते हैं कि दीज आर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक क्वेश्चन आया था, क्विज मैंने आपको करवाई थी टेलीग्राम पे, जो आपकी डेली होती है मॉर्निंग में जीके की, तो उसमें कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो एक था राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, आप लोगों को लगा हाँ ये तो होता है एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन 23 24, वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। तो वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट है, ऐसा नहीं शोषण करने का अधिकार थोड़ी ना, शोषण करने का अधिकार तुम्हें संविधान में दिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। 20 की अगर बात करें तो 20 किसकी बात करता है, ये प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर
ऑफेंसेस यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 3 चीज़ें दी हुई हैं, एक तो नो डबल जियोपार्डी, एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी, नो एक्सपोज फैक्टो लॉ यानी जिस समय आपने क्राइम किया उस समय वो जो कानून में क्राइम के लिए सजा है वो आपको मिलेगी, ना कि पहले और बाद वाली। और तीसरा आपको है कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी कि आपको आपके खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है। 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, और यानी कि किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण यहाँ पे प्रोवाइडेड है। काफ़ी लोगों को 2022 में कन्फ्यूजन होता है कि अंतर क्या है। आर्टिकल 20 है कि आपने क्राइम कर दिया है, इट इज़ प्रूवन नाउ दैट यू हैव कमिटेड द क्राइम। 22 में भी प्रूव नहीं हुआ है, अरेस्ट तो हुई है लेकिन अभी प्रूव नहीं हुआ है कि आपने क्राइम किया, तो इसलिए यहाँ पे आपको रीज़न देना अनिवार्य है कि आपको अरेस्ट हुई है, तो आपको जिसने भी अरेस्ट आपको किया है तो वो रीज़न देगा कि क्यों आपकी अरेस्ट हुई है। आपको जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके सामने विद इन 24 आवर्स पेश किया जाएगा। आपको ये एक आज़ादी है कि आप खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई वकील कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा, आर्टिकल 23। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज कंसिडर्ड एज दी अर्थ्स ट्विन प्लैनेट, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? नेपच्यून, यूरेनस, वेनस या फिर मार्स? तो पहली बात तो वीनस और यूरेनस दोनों में नस है, यानी कि ये जो है ईस्ट से वेस्ट रोटेट करते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। वहीं पे बाकी जितने भी प्लैनेट हैं वो वेस्ट टू ईस्ट यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। मार्स रेड प्लैनेट है, 2 सैटेलाइट हैं इसकी, फोबोस एंड डीमोस। कौन से ऐसे 2 प्लैनेट हैं जिनकी कोई सैटेलाइट नहीं है नेचुरल? मरकरी एंड वीनस। बुध और शुक्र की कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। और जो अर्थ का ट्विन प्लैनेट है वो हम बोलते हैं वीनस को। इसी को ही हम वीनस को बोलते हैं क्या? सांझ का तारा, भोर का तारा यानी कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। ये सबसे गर्म ग्रह है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थिक क्लाउड्स ऑफ H2SO4 देखने को मिलते हैं। ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है, सबसे चमकीला भी ग्रह है आपका वीनस, ठीक है। तो ये है आपका मरकरी जो सबसे नज़दीक है, इसका कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। इसका सबसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन पीरियड होता है, सबसे जल्दी परिक्रमण करता है। वहीं पे सबसे स्लोवेस्ट रोटेशन पीरियड होता है, सबसे कम घूर्णन, सबसे देर में घूर्णन करता है, सबसे जल्दी परिक्रमण करता है। वहीं बात करें अगर जुपिटर की, तो विद दी 10 आवर्स ऑफ रोटेशन का स्पीड इट हैज़ द फास्टेस्ट रोटेशन स्पीड, यानी अपनी धुरी पे, अपनी एक्सिस पे सबसे जल्दी रोटेशन करता है। सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है रेवोल्यूशन में ये जो सबसे दूर है, सबसे पास वाला सबसे जल्दी सूर्य का परिक्रमण पूरा कर लेता है, और सबसे ज़्यादा ये टाइम लगाता है नेपच्यून यानी कि वरुण। सैटर्न की अगर बात करें तो इसमें रिंग्स है, रिंग्स तो बाकियों में भी है लेकिन इसकी मोस्ट प्रोफाउंड है, जिसकी डिस्कवरी करी थी कसीनी ने, और इसके बीच में जो गैप होता है इसकी डिस्कवरी करी थी हाइजेंस ने। टाइटन इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है, ओवरऑल सबसे बड़ी सैटेलाइट जुपिटर के पास है। गैनीमेड करेंटली गैनीमेड जो उसकी सैटेलाइट है जुपिटर की, जुपिटर जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसके सबसे मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स भी यानी कि सबसे ज़्यादा मून्स जो हैं वो भी इसी के पास हैं, ठीक है। अर्थ की डेंसिटी घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, सैटर्न जो है उसका घनत्व यानी डेंसिटी सबसे कम है। सबसे बड़ा जो हमारा एक माउंटेन है दैट इज़ निक्स ओलंपिया, वो भी आपको मार्स में देखने को मिलेगा। ये एस्टेरॉइड बेल्ट है जो मार्स और जुपिटर के बीच में घूम रही है, ये क्यूपर बेल्ट है बियॉन्ड नेपच्यून। आगे बढ़ते हैं। द लायबिलिटी टू पे द टैक्सेस एंड द एक्चुअल बर्डन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस लाई ऑन 2 डिफरेंट पर्सन्स, यानी कि कर का भुगतान करने का दायित्व और निम्नलिखित में से किस कर का वास्तविक बोझ 2 अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है? दैट मीन्स एक तो ठीक है आप डिफाइनेशन से भी कर सकते हैं, क्या है डेफिनेशन, एक तरह से पूछ क्या रहा है आपसे कि कौन सा टाइप ऑफ टैक्स ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो भाई इन हमने 2 तरह के टैक्स पढ़े थे, अगर आपको याद आ रहा हो, 2 तरह के कर पढ़े थे। एक तो प्रत्यक्ष कर पढ़ा था, डायरेक्ट टैक्स पढ़ा था, और दूसरा अप्रत्यक्ष कर पढ़ा था, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा था। डायरेक्ट टैक्स में क्या था? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, ये सब क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, अप्रत्यक्ष कर होते हैं। इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये रिग्रेसिव या फिर प्रोपोर्शनल टैक्स के नाम से जाना जाता है। प्रोग्रेसिव टैक्स है यानी कि इसमें जो मार्जिनल टैक्स की रेट होगी वो ज़्यादा होगी एवरेज टैक्स रेट से, एक्सप्लेन किए थे पहले आपको। GST जो है काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे वैट वगैरह को इसने वो कंबाइन करके एक टैक्स बन गया है। 101st अमेंडमेंट आर्टिकल 279A, जिसको हेड कौन करती है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो भी निर्मला सीतारमन जी हैं। ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ना कि ओरिजिन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी जो है कुछ प्रोडक्ट्स में लगती है, जैसे जो हमारे
मान लेते हैं पेट्रोल डीजल एटॉमिक एनर्जी, इन सब में सिर्फ एक्साइज ड्यूटी लगता है, जीएसटी आज भी नहीं लगता है। तम्बाकू ठीक है, गुटखा, ये सब जो होते हैं और अल्कोहल, इन सब में जीएसटी और एक्साइज दोनों लगता है। कस्टम जो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और भी आप इसको ऑड वन आउट से भी तो कर सकते थे, अगर आपको पता था। कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेंस टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्सेस, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ऑड वन आउट से भी कर सकते थे। क्वेश्चन 16। और ये सब किस में जाते हैं? टैक्स, नॉन टैक्स रेसीट। कौन से? रेवेन्यू में कि कैपिटल में? तो ये जाते हैं रेवेन्यू में, रेवेन्यू रेसीट्स में। रेवेन्यू जो प्राप्तियां हैं, ठीक है, पूंजीगत में नहीं जाएंगी, ये राजस्व प्राप्तियां में जाएंगी, रेवेन्यू रेसीट में। ठीक है, रेवेन्यू रेसीट में दो तरह की होती हैं, ये टैक्स रेसीट और नॉन टैक्स रेसीट में टिकट वगैरह रेलवे का लेते हैं, या फिर आप इंटरेस्ट रेट जो गवर्नमेंट को मिलते हैं, किसी को लोन दिया था, वो सब रेवेन्यू रेसीट में वो भी जाता है। ठीक है, Which of the following years was declared as the International Year of Microcredit by the UN? Now what is this microcredit? छोटा जो लोन होता है, आरबीआई के अकॉर्डिंग इंडिया में माइक्रो जो क्रेडिट होता है, माइक्रो लोन होता है, वो 1.25 लाख जिसकी इनकम होती है साल की, उसी को मिल सकता है। और माइक्रो क्रेडिट का मतलब होता है 3 लाख से कम का लोन, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो क्रेडिट। ठीक है, इनको देते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एमएफआईज बोलते हैं। इसका फादर मोहम्मद यूनिस को बोलते हैं। भारत में पहला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन इन द ईयर 1973-4 के टाइम पे, 74 आप मान लो, 74 में सेटअप किया गया था। 1970 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक पहली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थी, जो मोहम्मद यूनिस ने इसको सेटअप किया था, जिनको कि नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसके लिए। 2005 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट डिक्लेयर किया गया था। आपको क्योंकि कल ही पढ़ाया था मैंने इकोनॉमिक्स में, और आज मनी एंड बैंकिंग को क्लास मिस मत कर देना आज वाली शाम की। एनबीएफसी एमएफआईज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। पहली बात तो एनबीएफसी क्या होते हैं? रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, चेक इशू नहीं कर सकते हैं एनबीएफसी। और एनबीएफसी एमएफआई को के लिए, अगर आपको किसी भी एनबीएफसी को एमएफआई के लिए एलिजिबल होना है, तो उसको 75% ऑफ जितना इसका लोन है, 75% ऑफ इसका एसेट होना चाहिए। गवर्नमेंट जो बैंक होती है, वो जो लोन उठाती है किसी को देती है, उसका एसेट होता है, तो वो उसका 75% उसने माइक्रो क्रेडिट के तौर पर दिया हो, तभी आप एनबीएफसी एमएफआई कहलाओगे। एंड अदर दैन, वो जो एनबीएफसी अदर दैन एमएफआईज होती हैं, एनबीएफसी अदर दैन एमएफआई जो होती हैं, अदर दैन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इनके ऊपर 25% की कैपिंग होती है। यानी कि जो एनबीएफसी अदर दैन एमएफआई है, जो एमएफआई नहीं है, वो 25% ही अपना लोन जो है माइक्रो क्रेडिट के तौर पे दे सकते हैं। और किस कमिटी ने एनबीएफसी एमएफआई को सेटअप करने के लिए बोला था? मालेगाम कमेटी ऑफ 2010, जिसके रिकमेंडेशन 2011 में आए थे। ठीक है, और कुछ नहीं। और माइक्रो क्रेडिट का मेन काम क्या होता है इन एमएफआईज का, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का? जैसे एसएचजी हो गया, हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें कि 10 से 20 लोगों का ग्रुप होता है। ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप, जो 4 से 10 लोगों का ग्रुप होता है, सो दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, वित्तीय समावेश हो सके, जन जन तक जो है जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं वो प्रमोट की जा सकें। ठीक है, 17th क्वेश्चन है, अंडर दी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द किंग इन काउंसिल क्रिएटेड अ सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किंग इन काउंसिल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय बनाया था? तो सबसे देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कब? कल डिस्कस किए थे हम लोग, अगर आपको याद आ रहा हो कि भाई पहले तो विलियम हॉकिंस आया था, फिर उसके बाद 1608 में, देन 1615 में आया था थॉमस रो जहांगीर के कोर्ट में। देन धीरे 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 किस तरह से 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल था, नवाब सिराजुद्दौला को हराया मीर जाफ़र का यूज़ करके। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर इन्होंने जीता। इसके बाद 1765 में किस तरह से डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट कर दी रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में, जहाँ पे निज़ामत फंक्शंस तो खुद ले लिए, और दीवानी फंक्शन निज़ामत फंक्शंस दे दिए नवाब को, और जो दीवानी फंक्शन राइट टू कलेक्ट दी रेवेन्यू वो खुद के पास रख लिए। तो डुअल गवर्नमेंट, जिसको 1772 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने जाके ख़त्म किया उसको। तो इस तरह से इन्होंने अपना रूल स्टार्ट किया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आई थी। लेकिन जब ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता लगी कि यार ये लोग करप्शन ज़्यादा कर रहे हैं इंडिया में, तो मतलब ऐसा ना हो कि एकदम से इतना ज़्यादा लूटें कि हाथ धोना पड़ जाए हमको इंडिया से, और इंडिया में खाली करना पड़ जाए, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा हम लूट सकते हैं। तो अगर ये कंपनी का रूल रहा तो नहीं लूट पाएंगे। तो इनके अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए जो सबसे पहला एक्ट आया था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जहां पे एक तो ये बात हुई थी कि किस तरह से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया जाएगा, और
जो बंगाल का जो गवर्नर है उसको ज़्यादा पावर दी जाएंगी। तो गवर्नर ऑफ जो बंगाल है, गवर्नर ऑफ बंगाल, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। और पहला कौन बना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और आखिरी लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये बना वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स। और पहला जिसने कि डुअल गवर्नमेंट ख़त्म किया था बंगाल से, और पहला गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, अच्छा। ठीक, अच्छा ये बताओ, बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किसने किया था, बैटल ऑफ प्लासी में बताओ। एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था जहाँ पे। और बैटल ऑफ मैंने प्लासी पूछा था ना, बक्सर में किसने लीड किया था, मुनरो ने लीड किया था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला बना था विलियम बेंटिक, जो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था वही विलियम बेंटिक, जिसने कि सर्किट कोर्ट को एबॉलिश किया था, वही विलियम बेंटिक जो सती प्रथा को ख़त्म किया था, वही विलियम बेंटिक जिसको फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया भी बोलते हैं, बिकॉज इसी के टाइम पे ही क्या आया था, मैक्वेलेज मिनट आया था 1835 में, जिसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात कही थी, जिसको अपोज किसने किया था, वुड्स डिस्पैच, जिसको कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोलते हैं, 1854 में आया था डलहौजी के टाइम पे। ठीक है, और हंटर कमीशन जो एजुकेशन कमीशन था वो आया था रिपन के टाइम पे, 1883 में आया था। वो 1882 में रिपील किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपन ने। पहला फैक्ट्री एक्ट आया था रिपन के टाइम पे, रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, रिपन के टाइम पे एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी हुई थी। ये हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। और अगर हम बात करें हाई कोर्ट इन इंडिया कब कब स्टैब्लिश हुए थे, तो 1862 1862 में कैलकाटा हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था। 1862 में ही आपका एक बॉम्बे हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था। 1862 में ही आपका मद्रास हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन पहले ये देन ये एंड 1866 में इलाहाबाद का जो है हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18th इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं, 13, 10, 16 या फिर 18 सितंबर। तो ये मनाते हैं 16 सितंबर। ओजोन डॉप्सन यूनिट से इसकी क्या मेजर करते हैं, थिकनेस मेजर करते हैं। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में तुमको देखने को मिलती है। और ये जो ओजोन है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जिनको एमिट करते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसी के प्रिजर्वेशन के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। इसको ये जो ओजोन लेयर के प्रिजर्वेशन के लिए, जो कि समताप मंडल में हमें देखने को मिलती है, इसीलिए स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। ओजोन लेयर 35 किलोमीटर की जो हाइट होती है वहाँ पे देखने को मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर ऊपर 50 किलोमीटर तक है, ओजोन लेयर 35 किलोमीटर तक है। इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट हुआ था जिसको कि किगाली अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि रवांडा में एक रवांडा की कैपिटल, रवांडा एक अफ्रीकन कंट्री, वहाँ पे कि ये किगाली नाम की कैपिटल सिटी है जहाँ पे ये अमेंडमेंट हुआ था। ठीक, एंड बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज़ की, तो जैसे वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड एड्स इंटरनेशनल एड्स डे, ठीक है, वेटलैंड्स डे, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, मलेरिया डे तो सभी को पता होगा 25 अप्रैल को मनाते हैं, एंड रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं, ठीक है, लेबर डे कब मनाते हैं। तो वाटर डे 22 मार्च, अर्थ डे 22 अप्रैल, एनवायरनमेंट डे 5 जून, 21 जून को योगा डे। सबसे बड़ा दिन होता है समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस 22 दिसंबर को होता है। इक्विनॉक्स, समर इक्विनॉक्स दो तरह का होता है, यानी वो उस दिन जहाँ पे पूरी धरती पे, पूरी पृथ्वी पे समान दिन और समान रात होते हैं, वो होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च वाले को बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स और 23 सितंबर वाले को बोलते हैं ऑटमनल इक्विनॉक्स। पॉपुलेशन डे की अगर बात करें तो 11 जुलाई को, एड्स डे 1 दिसंबर को, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम HIV इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। HIV एक तरह का वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स की अगर बात करें तो एलिसा टेस्ट जो है, इसके टेस्ट के लिए हम एलिसा टेस्ट को यूज़ करते हैं। वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को, रामसार कन्वेंशन 1973 आपको याद आना चाहिए, जहाँ पे हमने रामसार नामक जो जगह थी ईरान में, वहाँ पे इसको साइन किया था, नॉट 1973, 1971 में एनफोर्स किया गया था। 1975 में पहली रामसार साइट इंडिया से चिल्का लेक थी, और अभी टोटल 80 रामसार साइट्स हैं। ठीक है, अभी लेटेस्ट में ऐड ऑन हुआ था, फरवरी के करंट अफेयर्स में लोगों ने देखा था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, ये 9 जनवरी, बिकॉज 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 8 मई को मनाते हैं इंटर रेड क्रॉस डे, और लेबर डे कब मनाते हैं आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फोर्ट्स वॉज प्रिंसिपल कैपिटल ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी इन हैदराबाद।
तो हमें पता है कि ये जो ये हमारी जो कृष्णा रिवर है, इसके ऊपर बहमानी सल्तनत था, बहमानी किंगडम था, और यहाँ पे था विजयनगर किंगडम। बहमानी जो किंगडम है 5 डिफरेंट जो है डायनेस्टीज़ में बटा था। वो कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी? एक तो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, है ना। इन्हीं तीनों ने बैग ने मिल के हराया था किसको? बैग ने मिल के हराया था विजयनगर किंगडम को, विजयनगर एम्पायर को बैटल ऑफ तालीकोटा, जिसको बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी बोलते हैं, 1565 में हराया था। अली रामा राय जो है फोर्सेस को लीड कर रहे थे, और अली रामा राय, हाँ ठीक है, अली रामा राय को जो है हराया था इसमें बैटल में, ठीक है। तो बीजापुर की अगर बात करें तो बीजापुर में लीड कर रही थी आदिल शाही डायनेस्टी, आदिल शाही डायनेस्टी। अहमदनगर में बात करें तो निज़ाम शाही डायनेस्टी, निज़ाम शाही। गोलकोंडा में अगर बात करें तो कुतुब शाही डायनेस्टी रूल कर रही थी। और बेरार और कौन सा बन गया? बेरार और बिदर ना, हाँ बेरार और बिदर। तो बेरार में अगर बात करें तो इमाद शाही डायनेस्टी थी, और बिदर में थी बरीद शाही डायनेस्टी। पूछ क्या रहा है? कैपिटल क्या थे? कुतुब शाही डायनेस्टी, कुतुब शाही मतलब गोलकोंडा वाली। तो ऑप्शन नंबर 4 गोलकोंडा फोर्ट इनकी कैपिटल थी, ठीक है। रायगढ़ अगर बात करें तो एक छत्रपति शिवाजी की राजधानी थी, ये कैपिटल हुआ करती थी। हमने ये भी पढ़ा था कि जो बहमानी किंगडम था, क्योंकि ये पहले अलाउद्दीन बहमान शाह जो है इसका फाउंडर था 1346 एडी में, 1336 में बना था विजयनगर एम्पायर, हरियर और बुक्का संगम डायनेस्टी के फाउंडर। और यहाँ पे अलाउद्दीन बहमान शाह ने 1346-47 में जो है इसको फाउंड किया था बहमानी किंगडम को, जब बाद में 5 डिफरेंट डायनेस्टीज़ में बट गया था, 5 छोटे छोटे किंगडम से बट गया था। तो हमने देखा था कि जब बहमानी किंगडम था तो इसमें कैपिटल शिफ्ट किसने किया था? कैपिटल शिफ्ट कहाँ से कहाँ हुआ था? गुलबर्ग से बिदर में हुआ था कैपिटल का शिफ्ट। और ये कैपिटल का शिफ्ट किया किसने था? अहमद वाली शाह ने, अहमद वाली शाह ने। आगे बढ़ते हैं, चीकटन फोर्ट लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा, रेड फोर्ट तो आपको पता ही होगा। आखिरी क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद प्रार्थना सभा, यानी प्रार्थना सभा या फिर प्रार्थना समाज से किसका संबंध नहीं था? आसान है क्वेश्चन। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी बनाई थी इन्होंने, ठीक है। इनका ईयर ऑफ बर्थ आपको नहीं पता है, क्योंकि प्रार्थना सभा जब बनी थी ना तब इनका जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन ठीक है नहीं पता, इतना तो पता है ना। 1923 में मोतीलाल CR दास और मोतीलाल नेहरू ने ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी या फिर इन शॉर्ट स्वराज पार्टी बनाई थी, याद करो, आफ्टर दी चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था 1922 4 फरवरी को। और उसके बाद इन्होंने क्या किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था, इनको प्रो चेंजर्स बोला गया था। प्रार्थना सभा की अगर बात करें तो 1867 में आत्माराम पंडूरंग ने इसके फाउंडर थे, आत्माराम पंडूरंग। अब आप देखिए कितना ज़्यादा कितना बड़ा गैप है, तो कहाँ से इनका रिलेशन होगा? मोतीलाल नेहरू का, है कि नहीं? तो मोतीलाल नेहरू का कोई संबंध नहीं, बिकॉज जब ये बना था तो इनका जन्म भी नहीं हुआ था। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री थे, ठीक है। मोतीलाल नेहरू की एक रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट, अगर याद करो, इन रेस्पॉन्स टू विच कमीशन, 1928 में आई थी। 1928 में कौन आया था? साइमन कमीशन। 7 मेंबर थे, 7 के सातों वाइट थे, ऑल वाइट, इसको वाइट कमीशन बोला गया। एंड दैट इज़ वाई उसका प्रोटेस्ट हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगे। और इसी साइमन प्रोटेस्ट के टाइम पे ही लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज से डेथ करवाई थी। किसने मारा था? जेम्स स्कॉट ने, गलती से मार दिया था भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने। किसको मार दिया था? सॉन्डर्स को, जिसकी वजह से फिर वो 23 मार्च 1931 को उनको फांसी की सजा हुई, जिस दिन हम 23 मार्च को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं, मार्टायर्स डे मनाते हैं, ठीक है। तो प्रार्थना समाज 1861 में बना था। मेन फाउंडर आत्माराम पंडुरंग थे, MG रानाडे भी एसोसिएटेड थे, और RG भंडारकर भी एसोसिएटेड थे। MG रानाडे हमने पढ़ा था, इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा बनाई थी। कब बनाई थी आप कमेंट बताएंगे। और 1861 में इन्होंने एक विडो मैरिज एसोसिएशन बनाया था। 1856 में भी एक विडो मैरिज एसोसिएशन बना था, और वो बनाया था विष्णु शास्त्री पंडित ने। 1861 में जो बना था वो MG रानाडे ने बनाया था। और बाकी आपको पता होना चाहिए कि आत्माराम पंडुरंग से आपको दादोबा पंडुरंग याद आने चाहिए, दादोबा पंडुरंग। इन्होंने क्या बनाया था? दादोबा पंडुरंग ने, भाई आत्माराम पंडुरंग ने तो बनाया था प्रार्थना सभा, लेकिन दादोबा पंडुरंग ने बनाया था परमहंस मंडली, परमहंस मंडली बनाया था 1849। ना जाने कितनी बार देख चुके हैं, तभी इतना स्पीड में एकदम लोग कर रहे हैं, एकदम इसी स्पीड में चलना है अब, ठीक है, खत्म आराम आराम से। इतनी स्पीड में आपको मज़ा आना चाहिए 1849। पर अगर आपकी स्पीड नहीं बन पा रही, या तो आपने लेक्चर्स पीछे नहीं किए, या तो आपका रिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है। तो 1849 में परमहंस मंडली बनी थी। 1828 में बनी थी ब्रह्मो समाज। 1814 में आत्मीय सभा दोनों राजा राम मोहन रॉय ने बनाई थी। और 1839 में तत्वबोधिनी सभा बनाई थी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली थी। बाद में उसको मर्ज कर दिया था ब्रह्मो समाज से, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 1873 में बना था आपका ज्योतिबा फुले ने बनाया था सत्यशोधक समाज फॉर दी
लोअर क्लास एंड 1875 में आर्य समाज बना था। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्याग्रह प्रकाश लिखा था, गो बैक टू वेदास, इंडिया फॉर इंडियंस, और शुद्धि मूवमेंट यानी प्योरिफिकेशन मूवमेंट चलाया था। पहली यूनिट बॉम्बे में थी, बाद में लाहौर हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया था। देन उसके बाद 1897 में हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी कि जब ओलंपिक पहला हुआ था उसके एक साल बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वामी विवेकानंद जी ने, जिनके जन्म दिवस 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाते हैं, और उन्होंने ही बनाया था परमहंस मंडली 1897 में, जिसका हेडक्वार्टर बेलूर मठ में था। और स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे एक रॉक मेमोरियल है जो कि तमिलनाडु में देखने को मिलता है। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था, वहीं तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनका मूल नाम मूल शंकर था। खत्म हो गया लेक्चर। करंट अफेयर का क्वेश्चन करो। फर्स्ट एनजीओ टू बी लिस्टेड ऑन दी सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाला पहला एनजीओ कौन सा था? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अभी ये करंट अफेयर का न्यूज़ है, दिसंबर का न्यूज़ है। प्रथम तो अगर हम बात करें तो एनजीओ है, और ये पहला हमारा ग्रामीण बैंक भी है, जो हम पढ़ते हैं ना, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबीज। तो पहला भारत का प्रथम ग्रामीण बैंक है ये, ठीक है, जो कि सेटअप हुआ था 1975 में। ये बना था मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश में। आरआरबी जो इस्टेब्लिश हुए थे, आरआरबी एक्ट आया था 1976 के तहत। इसमें से जो शेयर होल्डिंग की बात करें, 3 लोगों के पास इसकी शेयर होल्डिंग 50% जो होती है सेंटर गवर्नमेंट के पास होती है, 15% जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, बच गई 35% ये जो भी स्पॉन्सर बैंक होती है उसके पास ये हिस्सेदारी होती है। इनको सुपरवाइज करता है नाबार्ड, जो कि खुद 1982 में बना था 12 जुलाई को वी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। और इससे नाबार्ड से याद आना चाहिए, इसने लीड किया था एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992 में, 1992 में। और आरआरबीज़ की अगर बात करें तो इनको रेगुलेट तो आरबीआई ही करता है, जो हमारी बैंक्स को भी रेगुलेट करता है, जो हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी रेगुलेट करता है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को भी रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। क्या मतलब याद दिला दी सर। सेवा की अगर बात करें तो अभी देख चुके हैं, पहला से जीता निधि, चलो लोगों को रुलाएंगे नहीं। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइंड ड्यूरिंग द G20 समिट इज रिलेटेड टू। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित नई दिल्ली घोषणा किससे संबंधित है? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो G20 समिट में मतलब में साइन हुआ था, ये रिलेटेड आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अब मुझे याद आ रहा है एक क्वेश्चन भैया, वो वाला 2005 में है ना, क्या बना था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट। तो मैं आपको ये बताना भूल गया कि भाई ये वाला जो साल है 2024, और मुझे याद आया मिलेट से, क्योंकि 2023 का जो साल था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। 2024 में जो इंटरनेशनल ईयर है, यानी ये वाला साल, ये ईयर ऑफ कैमलिड्स है कि नहीं? ठीक। और आज के जो आपने टेलीग्राम पे जो एकदम बेहतरीन प्रदर्शन किया, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डायमेंशन रिलेटेड टू दी सस्टेनेबिलिटी ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन? सही क्वेश्चन है। आप यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगा सकते थे। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि आपसे 40% ही लोग इसका आंसर कर पाए। लिमिटेड सोशल इम्पैक्ट थोड़ी ना होता है, ज़्यादा सोशल इम्पैक्ट ही तो इसका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का मेन जो पर्पस होता है वो यही होता है कि किस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, वित्तीय समावेश हो सके, और इसके थ्रू सोशल इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सके। जो लोग अभी एक तरह से इकोनॉमी के दायरे में नहीं आए, या फिर अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लोन नहीं ले पा रहे हैं, फिर उनका बैंक में अकाउंट नहीं है, तो उन लोगों को भी फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करें। तो सोशल इम्पैक्ट इसका मेन टारगेट है। हाई प्रॉफिट मार्जिन मेन टारगेट नहीं होता है, प्रॉफिट मेन टारगेट नहीं, सोशल इम्पैक्ट मेन टारगेट है। दोनों एकदम आपस में रिलेटेड है। एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट, बड़े इंटरेस्ट रेट थोड़ी ना मिलते हैं, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो कोलेट्रल फ्री लोन देते हैं। कोलेट्रल का मतलब होता है गिरवी, बिना गिरवी रखे हुए आप लोन ले सकते हैं, कोलेट्रल फ्री लोन्स। यानी तीनों एक जैसे ऑप्शंस हैं, और एक क्वेश्चन के 3 आंसर तो हो नहीं सकते हैं। डिपेंडेंसी ऑन डोनर फंडिंग, ये एक इसका क्या होता है, यानी कि जो डोनर्स हैं उनके फंडिंग पे जो है डिपेंड करता है, क्योंकि फंडिंग इसको कहाँ से मिलेगी, ये भी तो बात है ना। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वॉज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? चीफ ड्राफ्ट्समैन एस.एन. मुखर्जी थे। के.एम. मुंशी जी ड्राफ्टिंग कमिटी, मसौदा समिति या प्रारूप समिति के एक सदस्य थे, बिल्कुल थे। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी के चेयरमैन भी थे। लेकिन आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको ढंग से याद हो, एस.एन. मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, ठीक है। चीफ ड्राफ्ट्समैन अगर पूछेगा तो यही आंसर होंगे। और ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे, और चेयरमैन कौन थे? हमारे अंबेडकर जी थे। टोटल हमारी कितनी मेजर कमिटीज़ और कितनी माइनर कमिटीज़ थी? तो 8 मेजर कमिटीज़ थी और 13 माइनर कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनी थी। वसंत कृष्ण वैद्य, ये कौन थे? जिन्होंने हिंदी में, हमारा वसंत कुमार वैद्य ने लिखा था। इंग्लिश में किसने लिखा था? इंग्लिश में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इंग्लिश में लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसको डेकोरेट किसने किया था? नंदलाल बोस ने, ठीक है। उसको डेकोरेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। व्हाट इज़ द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको हम बताए थे, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है कि भाई आता तो है,
जो हीट है वो आती तो है लेकिन हीट एस्केप नहीं कर पाती है। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि जो हमारी सन की रेज आती हैं जिनको हम इंसोलेशन बोलते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में होती हैं, शॉर्ट वेव लेंथ। लेकिन जो आउटगोइंग रेडिएशन होती है जिनको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के नाम से जानते हैं, ये जो होती हैं ये लॉन्ग वेव के रेडिएशन के फॉर्म में होती हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऐसी गैसेज होती हैं इसको ट्रैप कर लेती हैं। दीज आर ट्रांसपेरेंट टू इंसोलेशन बट ओपेक टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसी की वजह से ट्रोपोस्फियर में क्षोभ मंडल में ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने क्या लगाया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अरे भैया, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है एक बहुत ही लिमिटेड हद तक के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेन जो होता है ये ओजोन का जो डेप्लीशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन आपको पता होना चाहिए हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन यही ओजोन अगर ट्रोपोस्फियर में आ जाए, क्षोभ मंडल में आ जाए, जो कि वैसे समताप मंडल में होती है, तो बहुत हानिकारक भी होती है हमारे लिए। ठीक है, तो इंक्रीज इन CO2 कंसनट्रेशन। आँख बंद करके मत मारा करिए, ठीक है, थोड़ा देखा करिए क्या चीज़ है पूछी गई है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आज का लेक्चर होता है ख़त्म, और इसके लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे। बाकी तो आपको सारी चीज़ें पता ही हैं। थैंक यू सभी को। PDF आपको परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और वहीं पे क्विज़ ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप क्विज़ भी अटैम्प्ट करते रहें। और बाकी तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया करें वीडियो को, तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू।